Okay, in the pediatric portion, in the previous class, we discussing about the unit number 3rd. In this, we discussed the topic, the kangaroo mother care in the previous classes. Next, today we going to be discuss about the next heading, that is a neonatal resuscitation. ठीक है, मीन्स जो neonatal resuscitation का प्रोसेस रहेगा उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. As its introduction phase regarding the neonatal resuscitation. ठीक है, तो heading the neonatal resuscitation is combination of the two words. ठीक है, मीन्स जो neonatal resuscitation है वो दो वर्ड से कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक जो वर्ड रहेगा. ठीक है, इसके अंदर जो neonate का मतलब रहेगा यंग चाइल्ड. ठीक है, मतलब एक छोटा एज का जो चिल्ड्रंस रहेगा जिसका जो एज रहेगा एज ऑफ द 1 month. ठीक है, मतलब एक साल 1 month तक का जो एज का जो चिल्ड्रंस होता है तो उसको नियोनेट बोलते हैं और उसकी जो एज होगी वो ये छोटी एज के अंदर होता है. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड रिससिटेशन का मतलब क्या रहेगा? लाइफ सेविंग प्रोसेस है. मीन्स द रिससिटेशन का मतलब रहेगा एक जो लाइफ मतलब जो जीवन बचाने वाला एक जो प्रोसीजर रहेगा. ठीक है, व्हेन द हार्ट बीट्स एंड द ब्रीदिंग आर स्टॉप. ठीक है, मीन्स जो हार्ट बीट इंडिविजुअल पर्सन का और उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो उसके अंदर परमानेंटली इसके अंदर स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जीवन को बचाने के लिए ब्रीदिंग पैटर्न और पल्स रेट का उसके अंदर चलना उसके अंदर नेसेसरी होता है. ठीक है, अब ये दोनों यदि पैटर्न होता है उसके अंदर ब्लॉक हो जाते हैं तो पर्सन होता है वो डेथ उसके अंदर कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो उसके अंदर लाइफ सेविंग प्रोसीजर मतलब उसकी जो हार्ट बीट या फिर उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो जो स्टॉप हो चुका है तो उसको एनी हाउ कंडीशन के अंदर. ठीक है, एज एनी हाउ रिवर्ट बैक नॉर्मली. ठीक है, मतलब उसको एनी हाउ मतलब किसी भी हालत के अंदर किसी भी तरीके से हर तरीकों को उसके ऊपर अप्लाई करके वापस इनको रिवर्ट बैक मतलब जो स्टॉप हो चुका है हार्ट बीट और जो ब्रीदिंग पैटर्न वो जो स्टॉप हो चुका है उसको वापस नॉर्मल तरीके से रिवर्ट बैक मतलब पहले जैसा था वैसा का वैसा उसको नॉर्मली स्टार्ट करवाना. ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन एंड द सर्कुलेशन मतलब इसके ब्रीदिंग पैटर्न के द्वारा ऑक्सीजन और हार्ट बीट के द्वारा उसका जो सर्कुलेशन होगा उस सर्कुलेशन को उसके अंदर मेंटेन करवाना. ठीक है, एंड प्रिवेंट द इरिवर्सिबल ऑर्गन इंजरी. ठीक है, और उसके अलावा जो सारे जो वाइटल ऑर्गन्स रहेंगे एज लाइक द लंग्स, ब्रेन, स्किन एंड द हार्ट. ठीक है, तो उस वाले जो वाइटल ऑर्गन्स रहेंगे तो वाइटल ऑर्गन्स को सारा जो सर्कुलेशन ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा तो इन वाइटल ऑर्गन्स का जो इंजरी होगा. ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से या फिर सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से उसके अंदर इंजरी होने का चांस उसके अंदर रहता है. ठीक है, तो उस इरिवर्सिबल इंजरी को बचाया जा सकता है. ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द रिससिटेशन. ठीक है, the next one the indication of regarding the applicable of the neonatal resuscitation. ठीक है, मीन्स जो न्यूबॉर्न जो बेबी के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है जिसकी वजह से उसको लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो नियोनेटल रिससिटेशन का प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करने का जिसके अंदर जरूरत रहता है. ठीक है, तो उसके अंदर हो सकता है एज अ CO मीन्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, मतलब जो बर्न वगैरह हो जाता है जरी पे आग वगैरह लग जाती है. ठीक है, तो आग वगैरह लग जाती है तो उसके अंदर जो धुआं होता है. ठीक है, तो वो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का उसके अंदर फॉर्म होता है. ठीक है, तो वो धुआं होता है वो उसके अंदर रैपिडली उसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बॉडी के अंदर बढ़ जाता है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पॉइजनिंग हो जाता है. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर रिससिटेशन देने का उसके अंदर जरूरत उसके अंदर रहता है. ठीक है, देन नेक्स्ट मे बी द कंजेनाइटल एपनिया. ठीक है, मतलब ब्रीदिंग के जो बर्थ के टाइम से उसके अंदर जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसके अंदर अच्छी तरह से स्टेब्लिशमेंट नहीं हुई है. ठीक है, मतलब बर्थ होने के बाद में बेबी के जो लंग्स होते हैं वो उसके अंदर फंक्शनिंग करना उसके अंदर स्टार्ट होते हैं. ठीक है, बट बर्थ होने के बाद में उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस यदि वो स्टार्ट नहीं हो पाता है. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी एनी हाउ प्रोसेस के द्वारा भी रिससिटेशन के द्वारा उसको स्टिमुलेट करके ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो नॉर्मली उसके अंदर स्टार्ट हम कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट द कंडीशन ऑफ द ड्राउनिंग. ठीक है, मतलब यदि वो कोई पानी के अंदर डूब जाता है. ठीक है, उस कंडीशन
फॉरेन मटेरियल या फिर कोई गले के अंदर अटक जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल जो करंट वगैरह लगने की वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्रग रिएक्शन, ठीक है, मीन्स कोई मेडिसिन वगैरह लेता है, ठीक है, तो मेडिसिन वगैरह की उसके ऊपर जो साइड इफेक्ट मतलब जो एलर्जिक रिएक्शन उसके अंदर हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी वाले कंडीशन अराइज होने की वजह से भी ये इस कंडीशन के अंदर भी रिससिटेशन देने का उसके अंदर नीड उसके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट लगने की वजह से उसके अंदर जो एक एक्सीडेंटल वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाती है, तो उसके अंदर भी ब्रीदिंग पैटर्न और हार्ट के ऊपर अफेक्ट उसके अंदर पड़ेगा, तो उसके अंदर भी रिससिटेशन का जो प्रोसेस होगा वो हमको एप्लीकेबल करने का उसके अंदर जरूरत रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हार्ट फेल्यूर, ठीक है, मतलब हार्ट फेल्यूर मतलब हार्ट होगा वो अपना जो कंडक्शन का मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर जो सर्कुलेशन रहेगा वो उसके अंदर अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन की वजह से भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आएगा आरटीए, ठीक है, द वर्ड आरटीए का मतलब रहेगा द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, मतलब जो रोड के ऊपर जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, तो वो मोटर व्हीकल्स के उसके अंदर एक्सीडेंट होने की वजह से भी तो उस कंडीशन के अंदर भी जो हमको रिससिटेशन देने का उसके अंदर जरूरी रह सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, ठीक है, या फिर जो इंडिविजुअल जो बेबी वगैरह रहेगा तो बिल्डिंग से ऊपर जो ऊंचाई से वो गिर जाता है, ठीक है, चेस्ट के बल पे गिरेगा तो उसके अंदर कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमको रिससिटेशन प्रोसेस रहेगा वो उसके अंदर देने का उसके अंदर नीड रह सकता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंडिकेशन रिगार्डिंग द नियोनेटल रिससिटेशन। ओके, देन नेक्स्ट इंडिकेशन रिगार्डिंग द सीपीआर, ठीक है, उसके अंदर आएगा उसके बाद में असेसमेंट, ठीक है, मीन्स ऐसी जो कंडीशन रहेगी जिस कंडीशन के अंदर हमको सीपीआर देने की जरूरत रहेगी, ठीक है, तो सीपीआर देने के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर हमको क्या क्या असेसमेंट होगा या फिर हमको क्या क्या उसके अंदर फाइंडिंग्स मतलब उसके अंदर सिम्टम्स होंगे वो हमको क्या उसके अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसी के कंडीशन के अंदर ऐसा पर्सन होगा जिसके अंदर ये असेसमेंट क्राइटेरिया होता है वो फुलफिलमेंट होता है, तो उसको हमको इमीडिएटली सीपीआर देने का जरूरत होता है, ठीक है। तो उसके कौन कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है, उसके अंदर आएगा एपनिया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन रहेगी एपनिया, ठीक है, तो वर्ड एपनिया का मतलब रहेगा द एब्सेंट ऑफ द कंटिन्यूअस नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है, मींस जो नॉर्मल जो ब्रीथिंग होगा वो थोड़े टाइम पर पीरियड इंटरवल के लिए वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, जो एब्सेंट ऑफ द ब्रीथिंग पैटर्न दैट कंडीशन नॉन एज द एपनिया, ठीक है। या फिर इसके अलावा हमको जैसे हम ब्रीथिंग लेते हैं, ठीक है, तो हमारा चेस्ट होता है वो ऊपर नीचे हमको फील होता है, ठीक है, मतलब चेस्ट का मूवमेंट होता है वो उसके अंदर हमको फील होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो बेबी रहेगा उसका जो नो चेस्ट मूवमेंट मतलब जो चेस्ट मूवमेंट होगा वो भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मे बी द एब्सेंट ऑफ द कैरोटिड पल्स, ठीक है, तो कैरोटिड पल्स होती है वो उसके अंदर एब्सेंट रहती है, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर हमको कैरोटिड पल्स होती है वो ही उसके अंदर जो चेक करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि कैरोटिड पल्स जरूरी इसके अंदर चेक करना इसलिए होता है क्योंकि जो कैरोटिड पल्स होती है वो यदि कम से कम यदि सर्कुलेशन होगा तो भी उसके अंदर हमको यदि वीकली होगी मतलब बहुत ही यदि सर्कुलेशन बहुत ही वीक टाइप का यदि पल्स हो रहा है हार्ट रेट का, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमको सारी जो पल्स की जो साइड होती है वो उसके अंदर हमको इजीली महसूस नहीं हो सकती, ठीक है, बट ओनली फॉर जो कैरोटिड पल्स होती है वो हमको किसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर या फिर जो वीक कंडीशन के अंदर भी हमको इजीली उसके अंदर फील हो सकती है, ठीक है। और यदि अच्छी तरह से जो वीक कंडीशन के अंदर भी जो कैरोटिड आर्टरी जो पल्स होती है वो यदि हमको फील होती है और वो यदि एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, तो वो कंडीशन हमको बहुत ही क्रिटिकल के अंदर इंक्लूडेड की जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसके अलावा और जो पल्स लेने की जो साइट होती है, ठीक है, बट वो क्या होता है कि जब भी सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है, तभी हमको फील हो सकती है, ठीक है, यदि रेडियस आर्टरी के वहां पे हम पल्स ले सकते हैं, ठीक है,
एपिकल आर्टरी के वहां पे पल्स ले सकते हैं, फीमोरल आर्टरी के वहां पे पल्स ले सकते हैं, ठीक है। बट जो कैरोटिड आर्टरी है उसके अंदर जो पल्स होगी वो यदि कोई वीक कंडीशन होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही सारी पल्स यदि उसके अंदर ब्लॉक होगी, ठीक है। बट यदि कैरोटिड पल्स होती है जो डायरेक्टली जो हार्ट के द्वारा जुड़ी हुई होती है, मतलब वो यदि पल्स उसके अंदर चल रही है तो वो इंडिकेट करेगा कि उसके द्वारा जो कंडीशन होगी वो वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ सकती है। बट वही पल्स यदि एब्सेंट होती है अगर वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन को या फिर जो डेंजरस कंडीशन को इंडिकेट करती है, ठीक है। इसी की वजह से हमको कैरोटिड पल्स होती है वो उसके अंदर हम उसके अंदर चेकआउट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डायलेटेड प्यूपिल्स, ठीक है, मतलब जो प्यूपिल्स होंगे मतलब आंखों के अंदर वो आपको जो प्यूपिल आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर डायलेटेड हो जाएगा, मतलब हमारे बॉडी के अंदर सारे जो वाइटल ऑर्गन सर्कुलेशन वगैरह अच्छी तरह से होता है, ठीक है। तो प्यूपिल्स होंगे वो नॉर्मल उसके अंदर फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। बट इसी उसके अंदर सर्कुलेशन या फिर जो अदर जो वाइटल ऑर्गन्स होंगे वो यदि अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो प्यूपिल्स को रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा और वो परमानेंटली डायलेट उसके अंदर हो सकेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट साइनोसिस वाली कंडीशन, ठीक है, ऑक्सीजन या फिर जो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन के द्वारा ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से जो पूरी बॉडी का अपीयरेंस होगा वो हमको ब्लू डिस्कलरेशन मतलब साइनोसिस वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अनकॉन्शियसनेस, उसके अंदर अनकॉन्शियसनेस मतलब बेबी होगा वो बेहोशी की हालत के अंदर जा सकता है, एनर्जी का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स मतलब जो एक्टिविटी जो एक्टिव रखने के लिए जो वाइटल ऑर्गन्स हमारा जो ब्रेन होता है वो उसके अंदर एक्टिव नहीं हो पाता है, फिर उसको सर्कुलेशन या फिर जो ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलती है तो वो अपना काम होता है वो उसके अंदर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। और इसके वजह से चक्कर वगैरह तो फिट्स होता है, ठीक है, फिट्स का मतलब होता है कि चक्कर वगैरह उसके अंदर आने लग जाते हैं, ठीक है। और एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब बहुत ज्यादा पसीना होगा वो उसके अंदर हो सकता है और पूरी बॉडी में भी पूरी रेडनेस वाली कंडीशन के अंदर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे असेसमेंट होंगे, ऐसा जो पर्सन रहेगा जिसको रिससिटेशन देने का जरूरत हो सकता है, ठीक है, तो उस पर्सन के अंदर ये फाइंडिंग होगी वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं। Okay. Then next, after the assessment regarding the child resuscitation, the next heading the process of the CPR, ठीक है, मतलब कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, मतलब जो रिससिटेशन देने का जो प्रोसेस उसके अंदर क्या क्या उसका अप्लाइड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इंक्लूडेड इन इट, ठीक है, मतलब ये सब प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए एक जो फॉर्मूला अब जो एक जो क्राइटेरिया एक जो सिस्टम होगा उसको फॉलो करने के साथ में वो प्रोसेस होगा वो अप्लाई उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर रहेगा चेक द CABD, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो क्राइटेरिया रहेगा CABD उसके द्वारा उसका मेंटेनेंस उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा द मेंटेन द सर्कुलेशन एंड अप्लाई द कंप्रेशन, ठीक है, मतलब सबसे पहले हमको सर्कुलेशन को मेंटेन करना है और उसके अंदर हमको प्रोसेस होगा सबसे पहले हमको कंप्रेशन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद में रहेगा मेंटेन द एयरवे रहेगा उसको ओपन हमको रखना है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग पैटर्न हवा अंदर अच्छे से जा सके, ठीक है। एंड अप्लाई द ब्रीदिंग, ठीक है, वो उसके द्वारा हमको ब्रीदिंग पैटर्न या फिर जो ऑक्सीजन थेरेपी वो उसके अंदर हमको एप्लीकेबल करना है, ठीक है। इसके बाद में भी नहीं होता तो आर्टिफिशियल जो डिफिब्रिलेशन, ठीक है, मतलब जो आर्टिफिशियल वे के अंदर एक शॉक दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा और इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा जो हार्ट होगा उसको स्टिमुलेट किया जाएगा जिसके द्वारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो उसके अंदर नॉर्मली स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो मेन क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर CABD रहेगा, द सर्कुलेशन एंड द कंप्रेशन, देन नेक्स्ट मेंटेन द पोटेंट एयरवे, ठीक है, एंड नेक्स्ट अप्लाई द ब्रीदिंग एंड नेक्स्ट लास्ट वन द डिफिब्रिलेशन, ठीक है। डिफिब्रिलेशन मतलब इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर मशीन के द्वारा करंट दिया जाएगा और करंट के द्वारा इसको स्टिमुलेट किया जाएगा और सर्कुलेशन होता है वो इनिशिएट मतलब स्टार्ट किया जाएगा। Okay, the next in the process of the CPR, the next which formula we discuss about the regarding the process of the resuscitation process. First one, the circulation and the
कंपोनेंट्स वी गोइंग टू बी डिस्कस, ठीक है। इन द सर्कुलेशन चेक इन अर्ली स्टेज 5 to 10 सेकेंड द पल्स रेट, ठीक है। मतलब अर्ली स्टेज के अंदर 5 या 10 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही, तो इतने टाइम पीरियड के लिए हमको सबसे पहले पल्स रेट होगी, मतलब हार्ट का जो हार्ट बीट है वो यदि उसके अंदर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो उसके अंदर हम उसके अंदर चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर चेक करने का जो साइड रहेगा फेमोरल आर्टरी, ठीक है, मतलब जो फीमर वाला जो बोन होता है, ठीक है, ये वाला जो फीमर वाला जो पार्ट होगा तो फीमोरल आर्टरी होगी, वो उसके अंदर हम चेक करेंगे। तो फीमोरल आर्टरी रहेगी वो 8 साल तक का चिल्ड्रंस है, मतलब एक जो चिल्ड्रंस रहेगा तो उसको रिससिटेशन देने का जरूरत है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज के अंदर उसकी जो फीमोरल आर्टरी वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, तो फीमर के वहां पे जो आर्टरी होती है वहां पे जो पल्स हमको फील होती है, तो वो फील जो आर्टरी होगी उसके अंदर पल्स रेट होगी, वो उसके अंदर हम फील करेंगे एट द 8 years ओल्ड, ठीक है। मतलब चिल्ड्रंस का एज यदि 8 साल तक है तो उसके अंदर जो फीमोरल आर्टरी होगी वो उसके अंदर हम चेक कर दें, ठीक है। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस रहेगा वो 8 साल से तक या फिर जो 1 साल तक का है, ठीक है, मतलब 1 साल तक या फिर 1 साल से कम उम्र का है, ठीक है। तो 1 साल से कम उम्र का जो चिल्ड्रंस रहेगा उसके अंदर जो गले के वहां पे जो एक आर्टरी जो हमको पल्स फील होती है, ठीक है, तो वो कैरोटिड आर्टरी होती है। यहाँ पे जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो 1 साल तक के या फिर उससे कम उम्र के जो चिल्ड्रंस होता है उसके अंदर हम उसके अंदर चेक करेंगे, ठीक है। Then next one the compression, ठीक है। तो कंप्रेशन का सर्कुलेशन को असेस करने के बाद में उसको हम कंप्रेशन होगा वो उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब जो कंप्रेशन के द्वारा जो हार्ट को उसके अंदर इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जाएगा और स्टिमुलेट करने के द्वारा वापस अगेन जो सर्कुलेशन होगा, कार्डियक जो हार्ट बीट होगी वो उसके अंदर स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चेक किया 8 साल तक का जो चिल्ड्रंस होगा तो उसके अंदर फीमोरल पल्स यदि एब्सेंट है, ठीक है, या फिर जो 1 साल तक का जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर कैरोटिड आर्टरी उसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। तो उसके बाद में वापस उस सर्कुलेशन को स्टार्ट करने के लिए हार्ट बीट को स्टिमुलेट किया जाएगा बाय द कंप्रेशन, ठीक है। तो उसके अंदर हम कंप्रेस करेंगे चेस्ट वाले पार्ट को, उसके द्वारा हार्ट बीट होती है आगे स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर कंप्रेशन करने का जो क्राइटेरिया रहेगा 1 hand, ठीक है, मतलब एक हाथ के द्वारा, छोटा बच्चा होता है तो एक हाथ के द्वारा उसके अंदर चेस्ट वाला एरिया रहेगा वहां पे एक हाथ से हमको प्रेशर करना है, ठीक है। एक हाथ कब तक यूज में लेंगे जब बच्चे का एज होगा वो 8 साल तक, मतलब 8 साल तक का चिल्ड्रंस रहेगा तो उसके अंदर कंप्रेस करने के लिए हमको एक हाथ का यूज उसके अंदर लेना है, ठीक है। इसके अलावा 2 fingers, मतलब जो 2 फिंगर्स होती है उसके द्वारा हमको प्रेशर कब करना है, और जो 2 थंब मतलब जो 2 अंगूठे वाला और 2 जो फिंगर्स उसके अंदर यूज में ले सकते हैं, ठीक है। वो कब लेंगे जब बेबी का जो एज रहेगा वो 1 ईयर या फिर 1 साल से कम उम्र का जो चिल्ड्रंस रहेगा उसके अंदर कंप्रेस करने के लिए फिंगर्स या फिर जो थंब होगा वो उसके अंदर यूज में लेंगे, ठीक है। अभी 2 फिंगर्स कब यूज में लेते हैं जब 1 रेस्क्यूअर, ठीक है, मतलब यदि बचाने वाला कंप्रेस करने वाला यदि एक जना होता है, ठीक है, तो एक जना होगा तो वो अपनी दोनों फिंगर्स होगी उसके द्वारा वो अपना प्रेशर होगा वो उसके अंदर देगा, ठीक है। बट इसके अलावा यदि जो रेस्क्यूअर मतलब जो बचाने वाले जो कंप्रेस करने वाले उस जगह के ऊपर 2 जने यदि अवेलेबल है, ठीक है, तो वो अपने 2 थंब मतलब उसके जो 2 अंगूठे होंगे उसके द्वारा प्रेशर होता है वो दे सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा क्राइटेरिया रिगार्डिंग द सर्कुलेशन एंड द कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर जो कंप्रेस करने का जो वे रहेगा उसके अंदर जो 1 hand या फिर जो 2 fingers एंड 2 thumb आर यूज, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्रेस करने के जो डेप्थ रहेगा, ठीक है, मतलब जो चेस्ट वाला एरिया रहेगा तो उसके अंदर जो 1 hand या फिर जो फिंगर्स वगैरह रहेगी तो उसके द्वारा हमको कितना जो उसके अंदर डेप्थ के अंदर हमको प्रेस करने का मतलब कितना उसके अंदर दबाने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर डेप्थ रहेगा वो दोनों चिल्ड्रंस के जो एज के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। यदि 8 years का यदि उससे ऊपर की एज का जो चिल्ड्रंस रहेगा तो उसके अंदर जो डेप्थ रहेगा वो 5 to 6 सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर हमको कितना कंप्रेशन करना है 5 to 6 सेंटीमीटर तक उसके अंदर कितना जोर होता है उसके अंदर हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक का जो डेप्थ का जो कंप्रेशन होगा
वो उसके अंदर हम लगा सकते हैं एक ईयर तक का जो चिल्ड्रंस होगा उसके अंदर, ठीक है। तो कंप्रेशन लगाने का तो डैम्प इसलिए हमको उसके अंदर एप्रोप्रिएट जो फिक्स किया गया है, ठीक है। इसका रीजन ये रहेगा कि पर्टिकुलर ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा तो चेस्ट वाला जो बोन्स वगैरह होती है वो उसके अंदर डैमेज होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि जो चिल्ड्रंस की बोन्स होती है वो थोड़ी उसके अंदर वीक होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, तो कंप्रेशन करने का जो टाइम रहेगा वो 100 से 120 जो कंप्रेशन पर मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब पर मिनट के अंदर 120 तक जो उसके अंदर कंप्रेशन हम उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम उसके अंदर कंप्रेशन करने का जो साइकिल रहेगा उसके अंदर रहेगा जो 100 से लेकर 120 जो कंप्रेशन होगा वो एक पर मिनट के अंदर उसके अंदर हम लगा सकते हैं। ओके, तो रिससिटेशन का प्रोसेस का जो क्राइटेरिया जो फॉर्मूला रहेगा CABD, ठीक है। तो CABD के अंदर जो सर्कुलेशन और जो कंप्रेशन होगा वो क्राइटेरिया हमने फुलफिलमेंट कर दिया कि सर्कुलेशन जो मेंटेन करने के लिए हमको उसके अंदर पल्स रेट होगी वो उसके अंदर हम चेक करते हैं। फिर कंप्रेशन करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, कितने डेप्थ के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो साइड रहेगी, ठीक है, मतलब बेबी का जो निप्पल वाला जो साइड होता है उसके निप्पल वाले साइड वाला ये जो निप्पल वाला एरिया रहेगा जहाँ पे निप्पल होता है तो उसके बीच वाला पार्ट होगा वो 8 साल के अंदर जो 8 साल तक का जो एज का जो चिल्ड्रंस होगा जो निप्पल वाला एरिया होता है उसके बीच वाले पोर्शन के अंदर हम उसके अंदर प्रेशर करते हैं, ठीक है। बट जो 1 साल तक का एज का कम उम्र का चिल्ड्रंस रहेगा तो निप्पल वाला जो लाइन होता है उससे नीचे वाली जो लाइन होती है मतलब निप्पल से नीचे वाली जो लाइन होती है उस जगह के ऊपर प्रेशर हम करेंगे 1 साल तक के चिल्ड्रंस के, वहां पे उसके अंदर हमको दबाना है, ठीक है। इसके अलावा उस फॉर्मूला के अंदर तो दूसरा क्राइटेरिया रहेगा द एयरवे एंड द ब्रीथिंग, ठीक है। मतलब हमको एयरवे को मेंटेन करके मतलब ओपन करना है और इसके अलावा जो ब्रीथिंग पैटर्न होगा वो उसके अंदर हमको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। इसी के अंदर जो एयरवे के लिए हमको टिल्ट द हेड एंड द लाई डाउन ऑन द फ्लैट सरफेस, ठीक है। मतलब जो पर्सन होगा तो इस वे के अंदर सो रहा है, ठीक है, तो उसका हेड होगा वो इस वे के अंदर हमको टिल्ट करना है, ठीक है। मतलब जो पहले हमको उसको सीधी जो फ्लैट सरफेस होती है उस फ्लैट सरफेस वाले एरिया के अंदर हमको सुलाने का जरूरत रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो बेबी रहेगा उसके फेस को हमको टिल्ट करना है। टिल्ट का मतलब इस वे के अंदर हमको करना है, ठीक है। इस वे के अंदर करेंगे तो उसका माउथ होगा वो उसके अंदर खुल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि माउथ वगैरह नहीं खुलता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमको जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, ठीक है, मतलब जो जॉ थ्रस्ट जो मैन्यूवर होगा वो उसके अंदर मेथड उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अंदर यदि ट्रीट करने के बाद जो ओपन कर देता है तो ठीक है, वरना इसके द्वारा ये वाला जो जॉ वाला पार्ट रहेगा मतलब जबड़े वाला पार्ट होगा इसके अंदर हम प्रेशर दे इसको इस वे के अंदर हमको यहाँ पे प्रेशर देंगे और यहाँ पे प्रेशर देंगे तो वो माउथ होगा वो इस वे के अंदर खुल सकता है, ठीक है। तो इस जॉ थ्रस्ट मेथड के द्वारा भी उसका जो एयरवे होगा वो उसके अंदर हम खोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो इंडिविजुअल जो रेस्क्यूअर मतलब जो रेस्क्यू जो बचाने वाला जो पर्सन होगा वो अपना जो अपने खुद के द्वारा जो लंग्स के अंदर जो हवा होगी वो उसके अंदर उसको देगा, ठीक है। हाँ, वो माउथ टू माउथ मतलब अपने जो मुंह से लेकर दूसरा जो पर्सन का जो मुंह होगा उससे माउथ टू माउथ दे सकता है या फिर जो माउथ टू नोज के अंदर भी वो अपना ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो उसके अंदर। देन नेक्स्ट ब्रीथिंग पैटर्न रहेगा वो माउथ टू नोज या फिर माउथ टू माउथ दे सकता है, ठीक है। और पर मिनट के हिसाब से पर मिनट के अंदर 10 जो ब्रीथिंग होगी वो उस पर्सन को देने का जरूरत रहेगी, ठीक है। तो पर मिनट के हिसाब से 10 जो ब्रीथिंग रहेगा वो माउथ टू माउथ या फिर माउथ टू नोज उसके अंदर एप्लीकेबल कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द कंप्रेशन और द ब्रीथिंग, ठीक है, मतलब द ब्रीथिंग और जो कंप्रेशन रहेगा उसका रेशियो उसके अंदर कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये 30 कंप्रेशन देने के बाद में 2 उसके अंदर माउथ से माउथ या फिर माउथ से नोज जो ब्रीथिंग होगी वो उसके अंदर दिया जाएगा जब उसके अंदर एक रेस्क्यूअर होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमको 30 कंप्रेशन करना है और उसके बाद में 2 बार हमको ब्रीथिंग देनी रहेगी, ठीक है। तो वो कब दिया जाएगा जब बचाने वाला होगा वो एक जना होगा, ठीक है। यदि एक पर्सन यदि बचाने वाला है, ठीक है, तो वो जब से 30 बार उसके अंदर कंप्रेशन करेगा और उसके बाद में 2 बार 30 कंप्रेशन देने के बाद में 2 बार वो माउथ ब्रीथिंग देगा, ठीक है।
इसके अलावा यदि 15/2, ठीक है, मतलब 15 का रेशियो यदि 2, मतलब उसके अंदर यदि 2 जन बचाने वाला यदि रेस्क्यूअर है तो वो पहले 15 कंप्रेशन देंगे, माउथ टू माउथ या फिर माउथ टू नोज ब्रीदिंग उसके अंदर दे। ओके, देन नेक्स्ट, तो ब्रीदिंग और जो कंप्रेशन का जो क्राइटेरिया वो फुलफिलमेंट होने के बाद में, उसके बाद में जो इंडिविजुअल जो रेस्क्यूअर पर्सन रहेगा वो इमीडिएटली जो 5 साइकिल रहेगा, मतलब जो 30 और जो 2 ब्रीदिंग पैटर्न का जो रेशियो रहेगा उस रेशियो को 5 बार उस साइकिलिंग मैनर के द्वारा वो अप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब 30 जो कंप्रेशन और उसके बाद में 2 जो ब्रीदिंग पैटर्न देने के बाद में ये ऐसे जो 30 जो कंप्रेशन देगा और 2 माउथ, इसके बाद जो 5 इस सर्विसेज के जो 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद में डिफिब्रिलेशन, द मेडिकेशन सर्विसेज, एंजियोग्राफी और वेंटिलेटर एप्लीकेबल करवाया जाएगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल सर्विस जो एरिया को मेंटेनेंस करने के लिए जो बेसिकली जो चिल्ड्रंस के अंदर जो मेन क्राइटेरिया उसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर रहेगा टिल्ट द फेस, ठीक है, मतलब जो फेस रहेगा वो उसको हमको टिल्ट करने का जरूरत रहेगा। इसके अलावा जो माउथ टू माउथ उसके अंदर जो ब्रीदिंग पैटर्न उसके अंदर देते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रंस के अंदर एक जो आर्टिफिशियल मैनुअली ब्रीदिंग यूनिट जो उसके अंदर यूज में लिया जाता है, जिसको आप एम्बू बैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उस एम्बू बैग के द्वारा भी जो ऑक्सीजन मतलब उसका जो एरिया होता है वो उसके अंदर हम ब्रीदिंग पैटर्न वो उसके अंदर बैलेंस उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लैरिंगोस्कोप के द्वारा जो उसका एरिया होगा उस एरिया के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है तो वो सब उसके अंदर असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर जो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो वेंटिलेटर होता है, मतलब जो मैकेनिकल जो मतलब जो मशीनरी जो वेंटिलेशन के द्वारा जो प्रोसेस के द्वारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो उसके अंदर नॉर्मली उसके अंदर एप्लीकेबल करवाया जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर का मतलब ऐसा होगा कि यदि जो इंडिविजुअल पर्सन के अंदर यदि उसके जो नॉर्मल जो लंग्स होता है वो इनहेलेशन या फिर जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, मतलब ब्रीदिंग इन एंड द ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस होता है वो उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, तो ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा जो इनहेलेशन और जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है वो उसके अंदर अप्लाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा भी आर्टिफिशियल मैनर के अंदर एनी हाउ कंडीशन के अंदर उसका जो एरिया होता है वो इसके अंदर चिल्ड्रंस के अंदर मेंटेनेंस किया जा सकता है। ओके, देन नेक्स्ट, तो ब्रीदिंग और जो कंप्रेशन का जो क्राइटेरिया वो फुलफिलमेंट होने के बाद में, उसके बाद में जो इंडिविजुअल जो रेस्क्यूअर पर्सन रहेगा वो इमीडिएटली जो 5 साइकिल रहेगा, मतलब जो 30 और जो 2 ब्रीदिंग पैटर्न का जो रेशियो रहेगा उस रेशियो को 5 बार उस साइकिलिंग मैनर के द्वारा वो अप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब 30 जो कंप्रेशन और उसके बाद में 2 जो ब्रीदिंग पैटर्न देने के बाद में ये ऐसे जो 30 जो कंप्रेशन देगा और 2 माउथ, इसके बाद जो 5 इस सर्विसेज के जो 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद में डिफिब्रिलेशन, द मेडिकेशन सर्विसेज, एंजियोग्राफी और वेंटिलेटर एप्लीकेबल करवाया जाएगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल